प्रणाम साथियों। हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आपको यूट्यूब चैनल पर विदाउट ऑफ कॉस्ट निःशुल्क हिंदी का संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप अपनी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय को बहुत बेहतर कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और सुविधाओं पर ध्यान न देते हुए जहां भी आपको लगे कि ये कोई इनोवेटिव आइडिया हो आपके पास या ये इसमें सुधार होना चाहिए, आप अपने अमूल्य सुझाव मुझे जरूर प्रेषित करेंगे, अवगत कराएंगे, ताकि मैं आगे और बेहतर प्रयास करके आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसी आशा के साथ आज हम हिंदी की पहली क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हिंदी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी को जानेंगे, हिंदी का सामान्य सा परिचय देखेंगे। सबसे पहले हिंदी को देखते हैं। देखिए, हिंदी शब्द एक फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक भाषा है और यह भाषा संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना। जिसका अर्थ क्या होता है? व्यक्त करना, अर्थात मन के विचारों को, हृदयगत भावों को किसी के समक्ष प्रकट करना, प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा जन्मजात होती है, जिसे हम माहौल से, परिवेश से, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। सर्वेषां भाषानां जननी अस्ति। सर्वेषां भाषानां जननी अस्ति, अर्थात समस्त भाषाओं की आदि जननी कौन है? वो है हमारा संस्कृत। समस्त भाषाओं की आदि जननी कौन है? वो है हमारा संस्कृत। इस संस्कृत के दो रूप हैं, एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, दूसरा बात करें तो लौकिक संस्कृत। इस वैदिक शब्द को देखा जाए तो देखिए, वेद प्लस इक, वेद धन इक, अर्थात वेद शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बना? वैदिक। जो शब्द या वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़े जाएं, जिससे कोई नया अर्थ निकलता हो, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। आगे लौकिक को देखें तो लोक धन इक, अर्थात लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन हुआ? इक प्रत्यय हुआ। अब वैदिक संस्कृत की बात करें तो इस वैदिक संस्कृत में हमारे वेदों का निर्माण हुआ, जिनकी संख्या 4 है। पुराणों का निर्माण हुआ, जिनकी संख्या 18 है। उपनिषदों का निर्माण हुआ, जिनकी संख्या आपका 108 है। ये भाषा बहुत क्लिष्ट थी, टफ थी, मुश्किल थी। इसमें एक एक पेज का दो लाइनों के एक शब्द हुआ करते थे, तो इसका विकास क्रम धीमा पड़ गया, अर्थात वहीं रुक गया। फिर आई लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत में आपका मुख्य रूप से रामायण बनी, रामायण लिखी गई, और दूसरा महाभारत। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा, और वाल्मीकि ने शुद्ध रूप में किस में लिखा? संस्कृत में लिखा। ये महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। इसी रामायण को संस्कृत भाषा से, समझ रहे, इसी भाषा को, इसी संस्कृत भाषा की रामायण को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनुवाद किया। तुलसीदास ने किस भाषा में अनुवाद किया? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। अब जब इसका क्रम और आगे बढ़ा, क्योंकि एक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका क्रम जब आगे बढ़ा तो फिर भाषा कौन आई? पाली भाषा। कौन सी भाषा आई? पाली भाषा। पाली मुख्यतः भाषा थी, वो थी भैया बौद्ध धर्म की भाषा। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथों का नाम क्या है? तो वो होता है त्रिपिटक। क्या नाम होता है? त्रिपिटक। इस पाली भाषा के बाद जब इसका क्रम और आगे बढ़ा, ये बढ़ती रही, इसका क्रम बढ़ा, तो फिर वो भाषा आई प्राकृत भाषा। कौन भाषा आई? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा किसकी थी मुख्य रूप से? वो थी जैन धर्म की। और जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ को क्या कहते हैं? आगम ग्रंथ। क्या कहते हैं? आगम ग्रंथ। जब इसका क्रम और इसी क्रम में आगे चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, लोगों ने समझना शुरू किया, तो फिर कौन आई? अपभ्रंश आई। कौन आई? अपभ्रंश।
अपभ्रंश का मतलब ऐसे समझिए, अपभ्रंश का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जिस तरह से सड़क में गड्ढे पड़े होते हैं, उछाल पड़े होते हैं, अर्थात तोड़ मरोड़। अपभ्रंश के बाद फिर कौन आया? शौर सैनी। अपभ्रंश के बाद कौन आया? शौर सैनी। शौर सैनी के बाद फिर कौन आया? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौर सैनी। अब शौर सैनी के बाद यहां पे आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का एक नाम है कौरवी हिंदी। कौरवी हिंदी का ही नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली। तो यहां से एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, आपसे पूछेगा कि हिंदी का विकास क्रम बताइए, या निम्नलिखित में से हिंदी का विकास क्रम है। तो उसमें 4 विकल्प होंगे, जिसमें से आपको इसका विकास क्रम देखना है कि किसके बाद कौन आया। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौर सैनी, पश्चिमी हिंदी, या खड़ी बोली, या कौरवी हिंदी, जो आज वर्तमान में। अब क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिंदी किस रूप में प्रचलित है, तो वो कौन है? पश्चिमी हिंदी। यहां एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछे कि समस्त भाषाओं की आदि जननी कौन है, तो उसका आंसर तो संस्कृत के साथ जाएगा। लेकिन यदि ये क्वेश्चन पूछे कि हिंदी का विकास क्रम किससे माना जाता है, तो उसका आंसर किसके साथ जाएगा? अपभ्रंश के साथ। किसके साथ जाएगा? अपभ्रंश के साथ। क्योंकि यहां पे हिंदी हमें कुछ हद तक समझ में आनी शुरू हुई, कुछ हद तक समझ में आनी शुरू हुई, तो हिंदी का विकास क्रम कब से माना जाएगा? अपभ्रंश से माना जाएगा। ये इसका विकास क्रम हुआ। अब देखिए, हिंदी के या भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है लिखित। पहला रूप क्या है? लिखित। दूसरा क्या है? मौखिक। और तीसरा क्या है? सांकेतिक। भाषा के 3 रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ऐसी भाषा जिसे लिखकर व्यक्त किया जाए, मौखिक भाषा जिसे मौखिक रूप से ओरली बोला जाए, और सांकेतिक भाषा जिसे संकेतों में व्यक्त किया जाए। तो अब बात करते हैं लिखित भाषा की, क्योंकि देखिए मौखिक भाषा की और सांकेतिक भाषा की तो हमें आवश्यकता है नहीं। हम बात करते हैं लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा को लिखने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ी? लिखित भाषा को लिखने के लिए लिपि की जरूरत पड़ी। लिपि का मतलब क्या है? लिखने की कला, अर्थात आर्ट ऑफ राइटिंग। लिखने की कला। ये जो कुछ भी हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? एक लिपि है। तो हिंदी की लिपि की बात करें तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। अब ये देवनागरी, यहां पे क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा है कि देवताओं की लिपियों का नाम क्या है, या देवता की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवता की लिपि कौन है? देवनागरी। देवताओं की लिपि कौन है? देवनागरी। देवनागरी हिंदी के साथ साथ मराठी और नेपाली की लिपि भी कौन है? देवनागरी है। कौन है? देवनागरी। इसी लिपि को, हिंदी की लिपि को देवनागरी भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, कई बार आपको मिलेगा 343 का ए मिले या आपको ए मिले। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक का जिक्र है भाषाओं का, लेकिन 343 अनुच्छेद का ए मिल सकता है या ए मिलेगा, जिसमें इसको 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया? राजभाषा। राजभाषा से आशय है ऐसी भाषा जो राजकाज अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज हो। अभी हम तहसील में जाएं, अपना मूल निवास बनवाएं, जाति प्रमाण पत्र बनवाएं या अपना कोई अन्य कार्य कराएं, तो उसमें जो हम हिंदी लिखते हैं वही एक राजभाषा है, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। तो भाग 17 यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करेंगे। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, और पर्टिकुलर पूछे तो 343, उसका भी पूछे तो या तो ए आएगा या फिर ए मिलेगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। चलिए आगे बात करते हैं। यही क्वेश्चन यूपी SSC पैट के द्वारा पूछा था फर्स्ट मीटिंग में कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसी दिन से 14 सितंबर को क्या बनता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। बात करें हिंदी दिवस की, तो देखिए इसका आंसर होगा 14 सितंबर। कब जाएगा? 14 सितंबर। लेकिन यही बात की जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर जाएगा 10 जनवरी। किसके साथ? 10 जनवरी के साथ। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, घुमा देता है कई बार।
आपसे पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विकल्प में 10 जनवरी भी होगा और 14 सितंबर भी होगा, तो फिर क्या करेंगे? तो आंसर याद रखना है, अगर हिंदी दिवस की बात होती है तो आंसर जाएगा 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस की बात होती है तो आंसर जाएगा 10 जनवरी। अब यहां से एक क्वेश्चन ध्यान रखें, 10 जनवरी 1975 नागपुर महाराष्ट्र में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और शायद तब से ही ये 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रखना है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। आगे बात करते हैं, तो यहां तक हुआ हिंदी दिवस। अच्छा, अगली बात 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये 3 दिवस आपको याद रखने हैं हिंदी से संबंधित। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो हमने फिर क्या पढ़ा कि सर्वेषाम भाषा नाम जननी अस्ति, समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है, और संस्कृत के 2 रूप हुए, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा क्या हुआ? लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत में वेदों का निर्माण हुआ, पुराणों का निर्माण हुआ, उपनिषदों का निर्माण हुआ। वहीं लौकिक भाषा में रामायण का निर्माण हुआ, जिसको वाल्मीकि ने लिखा, शुद्ध रूप से संस्कृत में लिखा। उसी वाल्मीकि कृत रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद तुलसीदास जी ने किया। जब ये क्रम और आगे बढ़ा तो फिर हमारी पाली भाषा आती है। पाली बुद्ध धर्म की भाषा थी, जिसके मुख्य ग्रंथों का नाम त्रिपिटक है। फिर हमारी प्राकृत भाषा आई, जो जैन धर्म की भाषा थी। फिर अपभ्रंश आया, फिर सौरसैनी आया, फिर पश्चिमी हिंदी आया। ये हमने विकास क्रम पढ़ा, और साथ ही फिर राजभाषा का दर्जा हिंदी को 14 सितंबर 1949 अनुच्छेद 343 भाग 17 में मिला। आगे बात करते हैं। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो इसका आंसर होगा ध्वनि। अ, आ, ई, के, म, स, ये सब क्या है? ध्वनि है। अर्थात मुंह के द्वारा जो मुखार बिंद से जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सब क्या है? ध्वनि है। और इसी का लिखित रूप, क्वेश्चन 2 है, लिखित आधार जब दे दे कि लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात जब करेगा तो इसका आंसर किसके साथ चले जाएगा? वर्ण के साथ चले जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से पूछे तो आंसर क्या होगा? ध्वनि होगा। और जब इसी को लिखित आधार पर पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। अब यहां बात आती है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द। अब यहां पूछे भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा? वाक्य होगा। देखिए फिर दोबारा देखते हैं एक बार। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसका नाम है ध्वनि। अर्थात मुंह से जो भी शब्द निकले, जो व्यक्त किया जाए, वो क्या होगा? ध्वनि। उसी का लिखित रूप या लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसका आंसर क्या होगा? वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अभी कहा जाए कलम, पुस्तक, घर, मकान, दुकान, विद्यालय, ये तो शब्द हैं, तो इनका कोई ना कोई अर्थ होगा। भावार्थ के आधार पर क्या होगी? वाक्य। लेकिन जब कोई आधार ना लगाओ, देखिए जब कोई आधार ना लगाओ, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और कोई आधार ना दे, तो उसका आंसर भी किसके साथ जाएगा? वर्ण के साथ। किसके साथ जाएगा? वर्ण के साथ। सबसे पहले ध्वनि है, फिर वर्ण, फिर शब्द, और उसके बाद वाक्य। इनमें सबसे बड़ा कौन है? वाक्य। और सबसे छोटा कौन है? ध्वनि। आगे देखिए